हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 के 3 क्वेश्चन किए थे और वो आपको बहुत ही पसंद आए, बहुत आपने लाइक किए, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिला। तो मैं अब आपके साथ सैम्पल पेपर को आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम सैम्पल पेपर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है जो कि सैम्पल पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम पहले इसे रीड करते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ रीड करिए। विनोद वेलफेयर क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर का मतलब है कि ये क्राइटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है। ये क्या है? क्राइटर है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, ये मुझे ओपनिंग क्राइटर दिया हुआ है और मुझे क्लोजिंग क्राइटर दिया हुआ है। एडवांस ड्यू टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31, ये एडवांस मुझे दे रखा है जो मैंने क्राइटर को दे रखा है। एडवांस टू सप्लायर ये क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है 1,35,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और नीचे लिखा है पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2021 रुपीज 4 लाख, नो कैश परचेज। और फर्स्ट मुझे आंसर निकालना है, शो द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनानी है ऑन 31 मार्च 2021। देखिए यहाँ पर बेटा जो बैलेंस शीट बनानी है ये आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बन सकती और आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनानी है और ये बैलेंस शीट आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी क्योंकि आपको सिर्फ बैलेंस शीट की सिर्फ एक आइटम शो करनी है। तो हमने ये सवाल को डिस्कस कर लिया और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब यहां पर आपको ये देखिए कैश परचेज आपको नहीं दी हुई बट क्रेडिट परचेज, कैश परचेज लिखा है कि नो कैश परचेज, कोई कैश परचेज नहीं है। अब यहां पर आपको क्रेडिट परचेज मिसिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट परचेज को निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिटर अकाउंट का आपको पता है क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, और एडवांस जो होती है वो आपकी एसेट होती है। तो एसेट का टू एडवांस बिगिनिंग का ओपनिंग में डेबिट साइड में आ जाएगा और क्लोजिंग का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जो आपने उसे पेमेंट करी है वो हो जाएगा टू बैंक, तो आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जिसे मैं कहता हूं क्रेडिट परचेज आ जाएगी। उसको क्रेडिट परचेज को मैं वहां कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। और उसके बाद मुझे बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा। तो देखिए अब मैं आपके सामने ये सवाल हल करने जा रहा हूं और आप भी देखिए, आपको सब्जेक्टिव ये पेपर करना है, मूंजबारी नहीं करना। तो हमें ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करके चलूंगा। तो चलिए हम अपने नोट नंबर 1 पे आते हैं और आज हमारी ये क्या कहते हैं वीडियो नंबर जो है वो, ये आज हमारी वीडियो नंबर 2 है सैंपल पेपर 1 की। और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आंसर नंबर 4। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे कैसे दिखाना है इसके अंदर। तो मैं यहां बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। और आपको यहां ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट, आपको ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट लिखना है। अब आप यहां देखिए, यहां पर आपको मैं ये भी बताऊंगा इस साइड में आपने क्या लिखना होता है, एक्सपेंडिचर। इस साइड में आपने एक्सपेंडिचर, यहां अमाउंट और ब्रैकेट में लिखिए इन रुपीस, यहां लिखिए इनकम, यहां लिखिए अमाउंट इन रुपीस। तो आपने ये बेटा पूरा परफॉर्मा दिखाना है ताकि एग्जामिनर को आपके नंबर काटने का मौका ना मिले। और इस साइड लिखिए डेबिट और इस साइड लिखिए क्रेडिट, और जो आपका आंसर होगा वो ये होगा 2। आपने क्या निकाला है, मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने इसका पेपर का भी प्रिंट आउट निकाल रखा है, मुझे निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, मुझे ये आंसर लेना है। और दूसरा आंसर क्या निकालना है, मुझे बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च। तो देखिए मैं यहां पर एक नीचे
एक इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, बैलेंस शीट, और यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, एक्सट्रैक्ट। ये मैं छोटी लाइनें कर देता हूं यहां पर, ये मुझे छोटा सा ही दिखाना है ताकि मुझे एक ही आइटम दिखानी है, मुझे ज़्यादा नहीं देना। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 21, और यहाँ पर भी मुझे बैलेंस शीट दिखानी है। बैलेंस शीट में ये साइड मैं दिखाऊंगा लाइबिलिटी साइड, लिखूंगा मैं ऐसे, लाइबिलिटीज ऐसे लिखेंगे आप, अमाउंट इन रुपीस, और यहाँ लिखेंगे एसेट्स अमाउंट इन रुपीस। आप पूरा पूरा परफॉर्मा बनाएंगे और यहाँ पर आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा मेन आंसर है। अब जो नीचे जो आंसर आएगा, जो मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ, वो इसका वर्किंग नोट होगा, दैट इज पार्ट योर आंसर। तो आप ये देखिए, ये चीज़ के बाद मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना अब आपको वर्किंग नोट दिखाता हूँ। वर्किंग नोट में मैंने कैसे दिखाना है, मुझे पता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है उसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि आपको सवाल में आपने पढ़ा कि आपको स्टॉक मटेरियल जो है वो 1,35,000 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, 22,500 आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कैश परचेज आपको नहीं दी हुई। अब आपको क्रेडिट परचेज निकालनी है। अब क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे, इसके लिए आपका जो ये आंसर आएगा ये डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपको एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा जिसे मैं क्रेडिटर अकाउंट कहता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। हम यहां मैंने क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बनाया, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाया। ये मेरा वर्किंग नोट है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ बाय बैलेंस बीडी। मेरे ओपनिंग क्रेडिटर कितने के थे सर, ओपनिंग क्रेडिटर थे मेरे 1,05,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर थे मेरे 60,000 के। हाँ सर थे। और यहाँ पर आपको एडवांस ओपनिंग का दिया हुआ था, ओपनिंग का, तो ये बैलेंस बीडी हो जाएगा, ये ओपनिंग का हो जाएगा। ये एडवांस ओपनिंग का मेरे पास कितना था सर, ये एडवांस था मेरा 45,000। और यहाँ पर मेरे पास एडवांस दिया हुआ है क्लोजिंग का, डेट इज सीडी। ये आपको दे रखा था एडवांस 15,000 रुपये। अब आपको देखिए आपको पेमेंट करी गई है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करते हो तो आपके क्रेडिटर कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक आपने 4 लाख रुपए की उन्हें पेमेंट कर दी। अब आप ये देखिए कि आपका यहाँ पर बैलेंस बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जो आपकी निकल कर आएगी क्रेडिट परचेज। सर आपको कैसे पता ये क्रेडिट परचेज निकल के आएगी, क्योंकि क्रेडिटर आपके बिजनेस में तभी जनरेट होता है जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं। तो आपको सब कुछ गिवन था। तो आप यहाँ देखिए यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया सर 4 लाख प्लस 6460 505,000। अब इसमें से आपने 1,20,000 माइनस कर दिए। आपने 1,20,000 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 460 प्लस 45 505 में मैंने माइनस कर दिया 1,20,000 माइनस किया। तो मेरा जो क्रेडिट परचेज आ गया बाय क्रेडिट परचेज, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया, डेट इज 3,85,000। तो देखिए इस 385 को आपके सामने ये आ गया। इस 385 को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ देखिए यहाँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, सॉरी यहाँ पर 3 लाख प्लस 3,85,000 को। अब जो मेरा यहाँ पर जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा। 385 प्लस 1,35,000 माइनस 22,500 ये आपका आ गया 497,500। ये आपका मटेरियल कंज्यूम आ गया और ये आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो आप ये देखिए यहाँ आ जाइए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये आपका आ गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया सर, कितना आ गया 4,97,000।
500 और आपको देखिए बैलेंस शीट के अंदर भी ये एक्सट्रैक्ट बनाना था, फाइनेंशियल पोजीशन में बताना था। तो आपका यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर आप बेटा ये नहीं दिखाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपके 31 मार्च को आपके पास जो स्टॉक था वो कितना था, 22,500 और आपका जो एडवांस था वो भी आपकी एसेट थी, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये आपका 31 मार्च को था 15,000। हाँ सर ये भी आ गया। अब यहां पर आपको आ जाइए क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर थे वो आपके थे 60,000। तो बच्चों ये पीडीएफ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको मैं यूट्यूब के चैनल पे दे दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हो, बेटा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगर समझ आ गया है तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, और जो कि हमारा चॉइस में है। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ विनोद वेलफेयर क्लब। और कैपिटल फंड दिया हुआ है, पवेलियन फंड दिया हुआ है, डोनेशन फॉर पवेलियन दे रखा है, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क was completed at the end of the year and pavilion fund was closed। देखिए दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और हमें अच्छी तरह से पता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है। क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे, हमें पूरा अच्छे से पता है, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी बिल्डिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सर इसका क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो अब आपको फंड की जरूरत नहीं हो रही और आपने फंड को क्लोज कर दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब फंड में अगर आपका कोई एसेट क्रिएटेड फंड था, यानी कि जिस फंड से आपने एसेट क्रिएट करी उससे अगर आपकी एसेट कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आपको कुछ पैसा फंड में बच जाता है तो उस फंड को बंद करने के लिए हम उस उतने पैसे को जो आपके पास बचा होता है हम उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। चलिए हम सवाल करते हैं, फिर अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक बार फिर सवाल को रीड करेंगे। कैपिटल फंड 1421 और मुझे दिखाना क्या है, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट। अब यहां पर भी मुझे जो बैलेंस शीट बनानी है वो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि मुझे एक ही आइटम को बैलेंस शीट में शो करना है, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग और कैपिटल फंड। मुझे अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस बैलेंस शीट को भी मैं बोलूंगा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका हो सकता है आधा नंबर काट ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको आंसर को। देखिए यहां पर ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो और वाला पार्ट है वो वाला करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर बनाता हूं मैं बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट है सर मेरे पास, एज एट कैपिटल फंड 1421 का था और 1421 का पवेलियन फंड था। तो आपका ये वाला बैलेंस शीट कौन सी बनेगी, 31/3/22 की, और ब्रैकेट में लिखिए एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट में लिखिए एक्सट्रैक्ट। आप ये देखिए यहां मैं लिखता हूं एसेट्स, यहां अमाउंट इन रुपीस, और यहां लिख रहा हूं मैं लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीस। अब जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है मैं उसे यहां पर फीड करता चला जाऊंगा, पुट करता चला जाऊंगा। तो आप ये देखिए सबसे पहले आइटम मुझे दी हुई है कैपिटल फंड, तो मैं यहां लिखता हूं कैपिटल फंड, वो मुझे दे रखी है 30 लाख रुपीस। हाँ सर दे रखा है 30 लाख रुपीस। उसके बाद देखिए आपका पेवेलियन फंड 1421 का दे रखा है, तो मैंने यहां लिखा पेवेलियन फंड,
सर कितना लिख दूं पवेलियन फंड? सर 18,000 रुपये लिख दीजिए, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं सर, 18 लाख रुपए लिख दिए। उसके बाद देखिए इस साल आपको डोनेशन मिली 5 लाख रुपए की, आपको डोनेशन मिली 5 लाख की, आपको डोनेशन मिली। तो मैंने यहां लिखा टू डोनेशन फॉर पेवेलियन फंड, कितना मिला? डोनेशन मिल गई मेरे को 5 लाख रुपए की डोनेशन मिल गई। अब मेरे पास टोटल जो डोनेशन हुई वो हुई 23 लाख। और यहां पर मेरी बिल्डिंग अब कंप्लीट हो गई। मैंने एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, सॉरी पवेलियन पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, और पवेलियन का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। तो यहां पर मेरा पवेलियन फंड आ गया। तो यहां मेरा कितना आ गया? पवेलियन आ गया मेरा, यहां कितने का पवेलियन बन गया सर? मेरा ये 22 लाख रुपए का पवेलियन बन गया। हाँ सर बन गया। अब आप ये देखिए यहां पर आप लेस करेंगे, क्या करेंगे? पवेलियन फंड की जो कंस्ट्रक्शन थी, एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन कितना आएगा आपका? 22 लाख रुपए आपका पवेलियन पे आ गया। अब आपके पास देखिए 1 लाख रुपए बच गया। बट आपने यहां पर ये देखना है कि आपका पवेलियन जो है वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। देखिए कहां पर, ये देखिए यहां लिखा था कि वर्क वाज कंप्लीटेड एट द एंड, और फंड हमने करना है क्लोज। जब भी कोई स्पेसिफिक फंड होगा और आप उसे क्लोज करेंगे किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उसे उतना जो पैसा आपके पास फंड में पड़ा होगा आपको वो कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। ये इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग की रूलिंग है। तो आप ये देखिए, अब मैं यहां लिखता हूं लेस ट्रांसफर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड लेस 1 लाख, और आउटर कॉलम में आ जाएगा बेटा नील। और आप ये देखिए जब आपका एसेट आपकी 22 लाख की हुई तो यहां पर आपके 22 लाख रुपए एक जुड़ जाएंगे, हाँ सर, और 1 लाख रुपए आपके एक जुड़ जाएंगे। तो टोटल जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर? 53 लाख आपका यहां आ जाएगा। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा, दोनों ही अमाउंट को लिखूंगा, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। तो देखिए आपका ये 3 मार्कर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूं आपके साथ। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, देखिएगा कि कैसे है। एक बार आप सवाल को देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सवाल आ गया बेटा, और ये देखिए आपका आंसर आ गया। मैं 1 मिनट वेट भी करता हूं ताकि मैं अगला सवाल आपको कराने से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका 3 मार्कर का सवाल है और ये डेथ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप पहले इस सवाल को रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको करके सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि डेथ के सवाल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस पार्टनर की डेथ हुई है। अब सवाल में क्या करते हो, डेथ किसी और की होती है, आप किसी और की डेथ कर देते हो। दूसरी बात आपने क्या नोटिस करनी है, आपने ये नोटिस करना है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या था। आइदर अकाउंटिंग पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर या आपका कैलेंडर ईयर। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। तो देखिए दानिश, एना एंड प्रांजल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कि आपका जो बुक्स क्लोज हो रही हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हो रही हैं। यस सर। दानिश डाई यानी कि सबसे पहले वाला पार्टनर आपका एक्सपायर हो गया। दानिश जिसकी आपकी जो रेशो थी वो क्या थी, डेट इज 5/10। सबसे पहले आप अंडरलाइन लगाइए कि कौन सा पार्टनर आपका मरा है। दानिश मरा है, और कब मरा है, 30 सितंबर को मरा है।
आपने लास्ट बुक्स कब बनाई होगी? आपने लास्ट बुक बनाई होगी 31/3/2019 को बनाई, यानी कि फर्म 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2019 तक चली, यानी कि आपकी 6 महीने फर्म चली। आपने इन दो बातों को सबसे ज़्यादा नोट करना है डेथ के केस में। एक तो आपकी किस पार्टनर की डेथ हुई है और डेट ऑफ डेथ क्या थी और अकाउंटिंग ईयर आपका क्या था। उसके बाद लिखा है हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख। 5 लाख। अब देखिए अंडरलाइन द वर्ड अलोंग विद। बेटा हमने टर्म 1 के अंदर भी जब केस स्टडी की थी कंपनी की, तो आपको याद होगा वहां पे भी अलोंग विद का एक बड़ी इंपॉर्टेंस थी। आपने टर्म 1 में अलोंग विद का इंटरप्रिटेशन मेरे साथ सीख लिया था। तो इसका मतलब क्या होता है? 5 लाख रुपए कैपिटल अलोंग विद, मतलब इसके साथ। इस 5 लाख के अंदर आपकी कहीं कंफ्यूजन होगी, कहीं इसके अंदर मर्ज तो नहीं है जो उसका गुडविल का शेयर है। तो अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ। तो गुडविल जो है वो इसकी अलग है, अलोंग विद शेयर गुडविल द टोटल गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड 60,000। तो आप ये देखिए यहां पर कौन पार्टनर मरा था? दानिश मरा था। तो यहां पर जो गुडविल दे रखी है वो तो फर्म की दे रखी है। किसकी दे रखी है? फर्म की दे रखी है। तो उसका शेयर कितना हो जाएगा बेटा? उसका शेयर कितना हो जाएगा सर? 5/10 शेयर हो जाएगा, डेट इज 30,000। ये उसका गुडविल का केस होगा। और गुडविल का केस आपको कौन सी रेशो में जाता है? गिनिंग रेशो में जाता है, क्योंकि आपने रिटायरमेंट में पढ़ लिया है। हाँ सर पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि आपका जो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि जो एंट्री कौन सी है आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल की है, ये आपको निकालना है अमाउंट। और ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है? टर्नओवर के बेस पे है, जो कि आपका सेकंड मेथड है। सेल्स फॉर द ईयर मार्च 31 मार्च 19 आपकी 2 लाख रुपए की सेल है, एंड प्रॉफिट द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल, यानी कि जो लास्ट ईयर का आपका सेल था वो 2 लाख रुपए था, और आपने उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया था वो 10% कमाया था। बट सेल्स शोज एज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। पर जब वो मरा उससे पहले आपकी जो सेल है उसमें आपका 20% का इंक्रीज ट्रेंड देखा गया, और कोविड की वजह से सेल्स तो बढ़ गई, बट आपका क्या हुआ? आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से रिड्यूस हो गया, एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%। The first third, the amount payable to Danish was transferred to his executor। जो दानिश का पैसा है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। गिव एंट्रीज रिलेटेड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंडरलाइन द वर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल हमने हमेशा देखा, हमेशा मैंने आपको बोला नाक की तरह एडमिशन में भी आया, और रिटायरमेंट में भी आया, और डेथ में भी आया। तो हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट एंड शो द वर्किंग क्लियरली। उसके बाद देखिए, उसके बाद और कुछ है इसके अंदर? नहीं सर और कुछ नहीं है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप सवाल को फिर से रीड कर लीजिए। हाँ सर रीड कर लिया। अब आप ये देखिए, ये हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे सबसे पहले आइटम क्या निकालनी है? मुझे सबसे पहले आइटम निकालनी है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे निकालना है। और मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है कि मेरी जो सेल थी लास्ट ईयर की, वो जो लास्ट ईयर की सेल थी, लास्ट ईयर की सेल यानी कि सेल्स पिछले साल की जो सेल्स थी वो मेरी कितनी थी? सर वो मेरी सेल थी 2 लाख रुपए की, और मेरा जो नेट प्रॉफिट रेशो था, वो लास्ट ईयर का था 10%। और जो इनकी रेशो थी वो क्या थी? इनकी जो रेशो थी दानिश की और इसकी, ये क्या थी सर? ये थी 5:3:2। और कौन सा पार्टनर मरा? ये वाला मरा। अब मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मुझे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है। तो मेरी सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालूंगा मैं? एक्सपेक्टेड बेसिस पे। तो आप ये देखिए, जो मैं सेल्स निकालूंगा, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितनी हो जाएगी? सर पिछले साल 12 महीने की जो सेल थी इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 12 मंथ इंटू 6 मंथ। और ये जो 6 मंथ है, अब इसमें सेल में मेरा
कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। तो अब मेरा इसका कितना 20%, मतलब अगर पिछले साल 100% सेल हुई थी तो इस बार कितना हुआ, 120% सेल हो गई। इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकालना सिखाऊंगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 1 लाख आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया, 6 महीने की 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये हमारा कितना आ गया, हाँ ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 1,20,000 रुपये आ गया। हाँ सर, ये तो सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ हो गई। अब हमारी जो एनपी रेशो थी पिछले साल की कितनी थी, एनपी रेशो जो थी वो 10% थी, अब कितना हो गया, न्यू रेशो क्या हो गई, 10 माइनस 1 डेट इज 9% हो गई। और जो शेयर था वो इसका कितना था, जो शेयर था वो 5/10 था। तो मैं कैसे निकालूंगा दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए 1,20,000 सेल्स, प्रॉफिट हो गया मेरा 9% और मेरा हिस्सा था इसका 5/10। तो आप ये कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है, आप ये कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है, आप ये बताइए बेटा, मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ये। सर ये आ रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सर, 2 6 18, ये हो गया 60,000 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई सर, ये आ गया 5400। ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया बेटा 5400। चेक कर लीजिएगा क्या 5400 मेरी कैलकुलेशन सही है गलत है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ सर, एक बच्चे ने मुझे मैसेज दिया कि हाँ सर 5400 सही है। ये तो आ गया आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद अमाउंट पेबल टू दानिश, अमाउंट पेबल टू दानिश वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा दिया जाएगा, उसकी मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की और प्रॉफिट की। तो सबसे पहले मैंने देखिए प्रॉफिट निकाल लिया है, तो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री में क्या पास करूंगा, यहां देखिए ये मेरा वर्किंग नोट था, यहां पर अब मैं यहां पर देखिए अब मैं जर्नल बना रहा हूं, जर्नल का पूरा परफॉर्मा बनाऊंगा, यहां मैं बनाऊंगा डेट, ये बनाऊंगा मैं पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट इन रुपीस और यहां आया अमाउंट इन रुपीस। तो सबसे पहले मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या मुझे कोई नई रेशो तो नहीं दी हुई सवाल के अंदर। क्यों सर, अगर नई रेशो दी होती तो मेरी जर्नल एंट्री अलग हो जाती। अगर मुझे नई रेशो दी होती तो मेरी एंट्री होती रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पर मुझे नई रेशो नहीं दी हुई है। सर ये क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती। बट अगर मुझे नई रेशो नहीं दी है तो मेरी गेनिंग रेशो 3:2 होगी और न्यू रेशो भी मेरी 3:2 होगी। तो मैं एंट्री करूंगा, पहली एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइन द वर्ड सस्पेंस, अंडरलाइन द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना था 5400 टू दानिश कैपिटल अकाउंट, 5400। अब आप यहां पे इसकी नरेशन लिखिएगा, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर, ये आपकी एंट्री हो गई शेयर ऑफ प्रॉफिट की। अब आई गुडविल की बात, कि गुडविल कैसे निकालेंगे आपको पता है। आप ये देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, गुडविल की बात आई तो अमाउंट ऑफ गुडविल, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, दानिश शेयर ऑफ गुडविल। दानिश शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा सर, 60,000 इंटू 5/10 दैट इज 30,000 रुपीज। अब मुझे यहां पर यह निकालना है कि कितना पेबल, उसकी गुडविल की जनरल एंट्री करनी है। मुझे उससे पूछा है कि एंट्री रिलेट टू द हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी और आपको पता है रिटायरमेंट और डिसीज, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो गुडविल का ट्रीटमेंट वो सेम होता है। तो आपकी एंट्री होगी, ये एंट्री होगी आपकी जो गेनिंग रेशियो है आपकी 5:3:2 थी, 5:3:2 ये कट गया तो 3:2 आपकी गेनिंग बनेगी, 3:2 ही आपकी न्यू रेशियो बनेगी। तो 30,000 को हमने 5 से किया तो ये 6 थी 18,000 और ये आ गया आपका 12,000।
तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? सर मैं एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, देखिए एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 कौन सी एंट्री बनेगी? कौन मर गया? दानिश मर गया सर, दानिश मर गया। क्या करेंगे एंट्री? हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और रिमेनिंग पार्टनर कौन थे? मैं जरा एक बार सवाल को देख लेता हूँ, आपके पास तो पीडीएफ है, मैं भी इसे खोल लेता हूँ पीडीएफ को। अन्ना कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल। ये आ गया आपका 18,000, 12,000 एंड 30,000। यहां पर लिखिए बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन डिसीज पार्टनर। ये नरेशन हो गई। अब आप ये देखिए, आपकी ये जर्नल एंट्री बेटा कंप्लीट हो गई है ये वाली। अब आपको ये भी बताना है कि अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर कितना आएगा। आपको ये भी बताना है कि अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर, अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर कितना आएगा। तो मैं यहां पर कर देता हूं, एक मिनट, यहां कर देता हूं मैं अमाउंट पेबल टू दानिश एग्जीक्यूटर। तो आप देखिए दानिश की कैपिटल कितनी थी? सर दानिश की कैपिटल थी 5 लाख रुपीस, एक तो ये दिया, प्लस 30,000 रुपये उसके शेयर ऑफ गुडविल के दिए, प्लस 5400 आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। तो दानिश को जो टोटल मिलेंगे उसके एग्जीक्यूटर को कितने मिलेंगे? 5,35,400। ये आपको फाइनल पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, पर इसकी जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है और सिलेबस में भी नहीं है। बट अगर कोई जर्नल एंट्री आपसे पूछ लेता है तो उसकी एंट्री बनेगी दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। टोटल हमें 12 क्वेश्चन करने हैं, टोटल हमें बेटा 12 क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अगले पार्ट के अंदर मैं अगले क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, धीरे धीरे करके करेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर की अभी आदत नहीं है। एक बार मैं आप पे बर्डन डाल दूंगा तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे कि आदत नहीं है। तो स्लो स्टडी विन द रेस करके हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा।